इसके बाद डिस्क्लोजर्स, कि जब भी इंटेंजिबल एसेट्स हमारे पास आते हैं तो उसके क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने। फर्स्ट ऑफ ऑल, साल के शुरू में कितने इंटेंजिबल एसेट्स थे, कितना हमने एडिशन किया थ्रू आउट द ईयर, कोई डेवलपमेंट कॉस्ट सक्सेसफुल हुई है, डेवलपमेंट कॉस्ट ने अपना क्राइटेरिया मीट किया तो उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है, प्राइस करना है। डिस्पोजल्स, कोई इंटेंजिबल एसेट्स या पेटेंट्स वगैरह अगर हमने सेल किए हैं, कितना अमाउंट। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन क्या होता है, जब हम नॉन करंट टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं तो उनको हम करते हैं डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएशन क्या होती है, अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ। लेकिन जब इनटेंजिबल एसेट्स को आपने डेप्रिसिएट नहीं करते बल्कि आप इनको करते हैं एमोर्टाइज, और इनको एमोर्टाइज करने के लिए क्या जरूरी है, फॉर्मूला वही होता है। आप इसके लिए आपने बस सिस्टमैटिक एलोकेशन करनी है कॉस्ट की। अब वो आप कैसे करते हैं, वो आप स्ट्रेट लाइन के अंडर भी कर सकते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस के अंडर भी कर सकते हैं, उसके लिए अकाउंटेंट अपनी जजमेंट यूज करनी होती है। तो लेकिन हम उसको जब हम डेप्रिसिएट करते हैं इनटेंजिबल एसेट को तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसको हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन। मेथड ऑफ वर्किंग एग्जैक्टली वही होता है जो डेप्रिसिएशन का होता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन के अंडर एमोर्टाइजेशन कर रहे हैं तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। क्लियर विद दिस थिंग? अच्छा, एक और एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे यूजफुल लाइफ से रिलेटेड। अब यूजफुल लाइफ जो है ना वो दो किस्म की होती है। एक होती है आपकी फाइनाइट यूजफुल लाइफ। फाइनाइट का मतलब यह है कि आपको पता है कि कितने आने वाले सालों में आपने इसका बेनिफिट लेना। फाइनाइट है या नॉन है, आपको यूजफुल लाइफ का पता है। तो ऐसे जो जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होंगे उनको तो हम एमोर्टाइज करेंगे, क्योंकि लेट्स अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, सो कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो अगर आपको यूजफुल लाइफ ही नहीं पता, देयर इज नो वे कि आप उसको एमोर्टाइज कर सके। तो अगर यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, आपको पता है कि कितने साल ये आपको बेनिफिट देगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो आप उसको एमोर्टाइज करते हैं। फाइनाइट के ऑपोजिट जो कुछ एसिड्स होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट होती है, उनको हम इनफिनिट नहीं कहते, कहते हैं या इनफाइनाइट लिख देते हैं कि अनलिमिटेड। जी, आपकी आवाज नहीं आई थी बीच में। आपने ये कहा लास्ट, मैंने ये वर्ड सुने कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ के ठीक है, बाद। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपने एसिड को एमोर्टाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यूजफुल लाइफ कितनी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसिड जिसको मालूम है कितने ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट यूजफुल लाइफ। और जो भी एसिड की फाइनाइट यूजफुल लाइफ होगी उनको एमोर्टाइज करना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, सही है। ओके। फाइनाइट का ऑपोजिट क्या होता है, इन्फिनिट। अब अक्सर बच्चे ये ले लेते हैं कि दूसरे किस्म के एसिड होते हैं वो इनफिनिट होते हैं, वो इनफिनिट नहीं होते, वो इनडेफिनिट होते हैं। इनडेफिनिट एसिड्स कौन से होते हैं, इसका मतलब इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि ये बाहर होंगे या लॉन्ग लास्ट होंगे, पूरी उम्र के लिए चलते रहेंगे, ये मतलब नहीं होता। इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ वाले एसिड्स का मतलब ये होता है कि इन एसिड की यूजफुल लाइफ कितनी है आज हमें पता नहीं, लेकिन जब हम अगले 4-5 साल इसको यूज करेंगे फिर हमें बेहतर तरह से पता चलेगा कि कितने सालों की इसकी यूजफुल लाइफ है। तो कुछ एसिड्स होते हैं उनकी फाइनाइट यूजफुल लाइफ होती है और कुछ की इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है। जो भी इंटेंजिबल एसिड्स इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ हो, जिनकी यूजफुल लाइफ हमें पता नहीं है, उनकी एमोर्टाइजेशन हम कभी भी चार्ज नहीं करते, क्योंकि जब हमें यूजफुल लाइफ का ही नहीं पता तो हम एमोर्टाइजेशन कैसे करेंगे। क्लियर विद दिस थिंग? सर मतलब इसमें ये कि इसमें हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि यूजफुल लाइफ हाँ जी, और जिस दिन हमें पता चल जाएगा 3-4 साल बाद कोई एसिड है इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ का, अभी हमें नहीं पता, 5 साल बाद हमें पता चल गया, जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि कितनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, उस दिन से हम इसको एमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है? ओके ओके।
अब इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ जब भी होती है तो उन इनटेंजिबल एसेट्स को हम एमोटाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन इम्पेयरमेंट रिव्यू करना उसके लिए जरूरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है कि हर साल के एंड पे हम देखेंगे कि ये एसेट जो है वो इम्पेयर तो नहीं। इम्पेयरमेंट का क्या मतलब है? बैलेंस शीट में कितनी कैरिंग वैल्यू आ रही है और रिकवरेबल अमाउंट या फेयर वैल्यू कितनी है। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है तो फिर आप उसकी इम्पेयरमेंट चार्ज करें। एक लॉस की तरह होता है, लॉस इन दी फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। तो सर सही दोबारा से समझाना, इम्पेयरमेंट क्या कहा आपने? जो इनटेंजिबल एसेट जिनकी इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है, एक चीज तो क्लियर है कि यूजफुल लाइफ हमें नहीं पता तो हम उनको एमोटाइज नहीं कर सकते, लेकिन इन एसेट्स के लिए इम्पेयरमेंट रिव्यू कंपल्सरी हो जाए कि हर साल के आखिर में इनकी इम्पेयरमेंट को हमने चेक करना होता है कहीं ये एसेट इम्पेयर्ड तो नहीं है। इम्पेयरमेंट कैसे चेक करते होते हैं कि कितनी कैश वैल्यू है और कितनी उसकी रिकवरेबल अमाउंट है। रिकवरेबल अमाउंट समझ लो मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कैरिंग वैल्यू है $5,000, रिकवरेबल अमाउंट ड्यू टू एनी रीजन कम है 1000। तो जब भी कैरिंग ज्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से, इसको हम कहेंगे इम्पेयरमेंट। जितना भी डिफरेंस आएगा उसको लॉस चार्ज करेंगे। जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे चल के क्लियर विद दिस थिंग। यस सर। ओके, तो कितनी इम्पेयरमेंट चार्ज की आपने, स्पेशली उन एसिड्स की जिनकी इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ है, ये कितनी एमोटाइजेशन चार्ज की, और भी एनी अदर मूवमेंट्स अगर आपने इनको रिवैल्यू वगैरह किया है, ये फेयर वैल्यू में चेंजेस आए हैं, और क्लोजिंग एसिड्स के साल के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं कि साल के शुरू में कितने इंटेंजिबल एसिड्स थे, पूरे साल में कितने चेंजेस आए, एडिशन, डिस्पोजल, एमोटाइजेशन, इम्पेयरमेंट, एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये सारा का सारा आपने डिस्क्लोज करना होता है अंडर IAS 38 फॉर योर इंटेंजिबल नॉन करंट एसिड्स। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके।